हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू। आज हम रोजगार कौशल के अंतर्गत संचार कौशल के सत्र 2 मौखिक संचार के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी हमने पिछली कक्षा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संचार का महत्व क्या है, संचार का परिचय, संचार का क्या उपयोग है, संचार कौशलों को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हमने जान लिया है, राइट। तो आज हम जानेंगे मौखिक संचार के बारे में, सत्र 2। ठीक है, तो सबसे पहले मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका परिचय। मौखिक संचार शब्दों का उपयोग करके जानकारी साझा करना है। यही वही तरीका है जो ज़्यादातर लोग संचार की एक विधि के रूप में उपयोग करते हैं। हम अगले सत्र में गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार के बारे में जानेंगे। मौखिक संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आप सभी सही शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं तो आप भ्रम पैदा करेंगे और आप जो चाहते हैं वह संवाद नहीं कर पाएंगे। तो मौखिक संचार के महत्वपूर्ण रूप तालिका नंबर 1.2 में दिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखा कि मौखिक संचार क्या है, जो हम बातचीत कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, जो कि मौखिक संचार कहलाता है, राइट। अब उसके बाद हम देखेंगे कि मौखिक संचार के प्रकार, तो मौखिक संचार के प्रकार भी देखेंगे, साथ ही साथ उसके उदाहरण देखेंगे। तो मौखिक मतलब कि बोलने वाला संचार, राइट, जो हम बोल रहे हैं उसको हम बोलेंगे मौखिक संचार। मौखिक संचार जिसमें बात करना शामिल होता है, राइट। इसका उदाहरण हम लोग देखें, आमने सामने बातचीत करना, जब हम सुनने वालों को देख सकते हैं और जिनको हम सुन रहे हैं उनको देख सकते हैं और देखने वाला सुनने वाले को देख सकता है, राइट। तो इसको हम लोग देखेंगे कि उदाहरण के लिए समूह चर्चा, घर के परिवार के सदस्यों के साथ बात करना, बोलने के माध्यम से लोगों से बातचीत करना आदि जो है मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में एक और मौखिक संचार हो सकता है हमारा फ़ोन पर बात करना। यह व्यक्तिगत और व्यवहारिक संचार के लिए है। फ़ोन पर बातचीत का एक अभिवादन के साथ शुरू होना चाहिए। अभिवादन मतलब कि किसी प्रकार का हेलो, हाय, प्रणाम, नमस्ते, ये किसी भी तरह का अभिवादन हो सकता है। उसके बाद में एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे की बातों को सुनना, ठीक है। उसके बाद बातचीत जब हमारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम बाय या धन्यवाद या शुक्रिया, इस तरह के बाद हम उस जो बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोग समाप्त हो सकती है ये वाली बात। तो ये सबसे पहले अभिवादन के साथ, मीट एंड ग्रीट के साथ हम स्टार्ट करेंगे और क्लोज कैसे करें, सी ऑफ कैसे करेंगे कि शुक्रिया, धन्यवाद या बाय, इस तरह से हम लोग इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद में आता है लिखित संचार। लिखित संचार जिसमें लिखित या टाइप किए गए शब्द शामिल हों, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो लिखित शब्द हैं और जो टाइप किए शब्द हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर पर लिखना, पत्र और नोट्स बनाना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लिखित संचार। SMS जो होता है आपका शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, राइट। तो ये चीज़ हो गई आपकी कि इन्हें किसी व्यक्ति या समूह को फ़ोन के माध्यम से भेजा जा सकता है। कई बार हमने देखा होगा, हम किसी को पर्सनली एक सिंगल मैसेज करते हैं या किसी को हम बल्क में मैसेज करते हैं। बल्क से मतलब होता है कि अगर कोई स्कूल की एक इन्फॉर्मेशन है और अगर वो स्टूडेंट के लिए पहुंचानी है, राइट, स्टूडेंट के लिए वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, मतलब कि वहाँ पर आपको एटलीस्ट आपको एक क्लास में 100 बच्चे हैं और एक साथ आपको मैसेज सभी के यहाँ पहुँचाना है। तो आप क्या करोगे, बल्क मैसेज का सहायता लोगे। बल्क मैसेज में जिसमें आप एक साथ कई व्यक्तियों को मैसेज भेज सकते हो, राइट। उसके बाद समाचार पत्र हो गए, आपके दस्तावेज हो गए, आपकी फाइलें, ये भी क्या है, एक प्रकार के
लिखित संचार हैं, ठीक है। पुस्तकें हो गई आपकी, समाचार पत्र का मुद्रण, ये सभी एक प्रकार का लिखित संचार के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि मौखिक संचार के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो यह एक सरल और शीघ्र होता है, पहला पॉइंट आपका, कि मौखिक संचार जो है वो सरल और शीघ्र होता है। वह जो कहना चाहता है वह कह सकते हैं और शीघ्रता से उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं, राइट। जब आप अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तब यह संचार का एक सरलतम स्वरूप होता है। आप अन्य व्यक्ति के साथ जवाबों के अनुसार संचार बदलते रहते हैं। हम जब दो व्यक्ति या दो व्यक्ति से ज़्यादा अगर कोई आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, कई बार हम जो बोल रहे हैं उसका आंसर उसने मुझे दिया, फिर उसने कुछ अचानक से मेरे से पूछ लिया या आपसे पूछ लिया तो उसका आंसर हमने उसको दे दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप सरलता से एक तो बातचीत कर पा रहे हैं, दूसरा आप व्यक्ति को उसके जवाबों को उसके अनुसार आप संचार कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि मौखिक संचार के नुकसान। जनरली हम लोग हर चीज़ में देखेंगे कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की हम बात करेंगे, जहाँ पर उसके कुछ एडवांटेज होंगे वहाँ पर उसके डिसएडवांटेज भी होंगे ही। मतलब कि सार्वजनिक रूप से अगर हम देखें तो मौखिक संचार के कुछ अगर लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। मौखिक संचार, चूंकि मौखिक संचार जो है वो शब्दों पर निर्भर करता है, कभी कभी अर्थ समझने में भ्रम हो सकता है और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आप सही शब्दों का उपयोग या आपने सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाना, मतलब कि बोला कुछ और सामने वाले ने उसको सुना कुछ और। ओके, अगर किसी ने बोला कनक लेकर आ जाओ, कनक यहाँ पे दो शब्दों का दो चीज़ें हैं। कनक एक आटे को भी बोल सकते हैं, कनक एक सोने को भी बोल सकते हैं, राइट। अब उसने कौन से फॉर्म में कहा, हो सकता है वो ज्वेलरी बना रहा है तो डेफिनेटली वो सोने की बात करेगा, इसलिए उसने कनक का उपयोग किया। हो सकता है कोई खाना बनाने की अभी बात कर रहा है तो वहाँ पे हम क्या चीज़ की बात करेंगे कि वहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो आटे से रिलेटेड हो रही है। यहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, नहीं तो मौखिक संचार के नुकसान होते हैं, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं सार्वजनिक रूप से बोलने वाले 3P, ठीक है। संचार कौशल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम मौखिक संचार की बात कर रहे हैं, जो कि हम आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं। अब लोगों के बड़े समूहों के सम्मुख बोलने पर अधिकतर लोग घबराहट का अनुभव करते हैं, ठीक है। अपने डर से छुटकारा पाने के लिए आपके लिए जो 3P है उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम बातचीत करते हैं कि सार्वजनिक रूप से बोलने वाले 3P, ये 3P आखिर है क्या। फर्स्ट जो है आपका वो है आपका प्रिपेयर, सेकंड P आपका प्रैक्टिस एंड थर्ड वन आपका परफॉर्म। सबसे पहले आपको तैयारी करनी है, आप किस विषय में बातचीत करना चाहते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको उसका अभ्यास करना है एंड तीसरा उसका प्रदर्शन करना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक रूप से बोलने वाले 3P हैं उसमें क्या आत्मविश्वास को प्रभावी वक्ता बनाता है, मतलब कि एक आत्मविश्वास से भरपूर प्रभावी प्रवक्ता बनाता है, राइट। अब हम देख लेते हैं 3P के बारे में। 3P सबसे पहले जो कि सार्वजनिक मतलब कि पब्लिक प्लेस पर बोलने वाले, या पब्लिक प्लेस पर अगर हम कोई स्पीच दे रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर अगर हम कोई भाषण दे रहे हैं या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये 3P आपको बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तैयारी, अपने विषय के बारे में विचार करें। आपको जिस विषय के बारे में बोलना है, आपके श्रोता इस विषय में क्या जानकारी चाहते हैं, उस उत्कृष्ट तैयारी तरीके के बारे में विचार करें और जिसमें आप अपने श्रोताओं को अपना विषय समझा सकें। ये लिखें कि आप क्या कहने की योजना बना रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर आप क्या बोलने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। आपका विषय बिल्कुल पक्का होना चाहिए, आपका विषय जो है वो कंफर्म होना चाहिए कि आपको जो स्पीच देना है, जो आपको भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है या जिस प्लेस पर भी आपको बोलना है
वो विषय आपका परफेक्ट होना चाहिए, उस विषय का आपका नॉलेज, उस विषय में आपकी पकड़ परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका प्रिपेयर। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस, दैट मीन्स अभ्यास। पहले खुद से अभ्यास करें, उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर आप अभ्यास कर सकते हैं, अपने परिवार, अपने मित्रों के सामने अभ्यास कर सकते हैं और उनसे पूछें कि आपने जो बोला वो सही बोला क्या, आपने जो बोला उसमें क्या सुधार होना चाहिए, आपने जो बोला उसमें क्या सही और क्या गलत लगा उनके लिए, राइट। मतलब कि आपको जिस विषय के बारे में भी बोलना है उस विषय की आपके पास बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसमें हम बोल सकते हैं कि स्पष्ट रूप से आपकी आवाज़ जो है वो ऊंची आवाज़ में और सही गति से बोलें। मतलब कि यहाँ पे ऊंची आवाज़ से ना बहुत तेज होना चाहिए आपकी आवाज़, ना ही बहुत स्लो होना चाहिए, राइट। और आपका जो बोलने की जो गति है वो सही होनी चाहिए। सही से मतलब कि आप जब स्पीच दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत तेज आपने बोल दिया उसके बाद आप बिल्कुल एकदम स्लो आवाज़ में बात कर रहे हैं। सामने वाले को आपकी जो आवाज़ है वो सुनने योग्य होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए कि वो आपकी बात को वहाँ तक, जहाँ पर भी वो जिस जगह पर भी बैठा हुआ है वो उस बात को प्रॉपर तरीके से सुन सके, राइट। उसके बाद में बात आती है परफॉर्म। ओके, परफॉर्म क्या होगा? सबसे पहले तो आप क्या करें, एक गहरी सांस लें। ओके, अपनी बेचैनी को महसूस करें और क्या आपने क्या तैयार किया है, ओके, उसके बारे में विचार करें और आत्मविश्वास के साथ में बोलना आरंभ करें। जब आपको परफॉर्म देना है, अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी रहे हैं उस जगह पर कि आप जब स्पीच देने से खड़े हो गए हैं और स्पीच देना आपने स्टार्ट कर दिया है और अगर आप उस चीज़ को भूल चुके हैं कि मुझे क्या बोलना था, राइट, तो आपको उस जगह पर विशेष रूप का ध्यान रखना है कि आपको जो भी आ रहा है उस टाइम फिर उसको स्टार्ट कंटिन्यू करना है, आपको रुकना नहीं है। कोशिश करना है कि अगर एक आध लाइन या एक आध शब्द कहीं आपका मिस हो गया, कहीं आप भूल गए तो उसको स्किप कर दें। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर रुक गए। तो आपको परफॉर्म कैसा होना चाहिए, एकदम ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छा उसको करेंगे, उस परफॉर्मेंस को आप बहुत अच्छा करेंगे, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रायोगिक अभ्यास की। ओके, तो प्रायोगिक अभ्यास में क्या चीज़ हो सकती है? सबसे पहले तो सोचने की एक प्रारंभिक गतिविधि की हम बात करते हैं, राइट। इस विषय के लिए आपको ई अधिगम पाठ मैं वीडियो देखने के बाद लिखें कि आपको क्यों लगता है कि टीना ने निर्देशों के पालन को नहीं समझा या किसी ने भी, या फ़ोन पर क्या दिशा निर्देश दिए, राइट। तो अब जो ये अधिगम की बात कर रहे हैं उसमें आपको क्या देखना है, आप कैसे पता चलेगा? इस पर ऑलरेडी जो लिंक दी गई है प्रायोगिक अभ्यास में, जो एक ऑलरेडी लिंक दी गई है, इसमें देखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि अध्यापक इस पाठ के लिए HSTWW पैसिव करके जो लिखा हुआ है, राइट, आप जब उस पर क्लिक करोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर तो आपको जो ई लर्निंग वाले जो मॉड्यूल होते हैं, ई लर्निंग मतलब कि जो आप जो स्टडी करना चाहते हो वो आप वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हो कि वहाँ पे कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो उसको आपको उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझना है। उसके बाद आपको देखना है कि टीना के निर्देशों को क्यों नहीं समझा गया। हम जनरली जब कोई बात करते हैं मौखिक संचार की या किसी और संचार की बात करें, अगर हम मौखिक संचार की ही बात करते हैं कि हमने क्या बोला उस चीज़ का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद में हम एक गतिविधि की बात करते हैं कि सबसे पहले तो क्या करना है, गतिविधि में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एक आज हम समूह अभ्यास करते हैं सभी स्टूडेंट के साथ में, उसमें आपको फ़ोन पर बातचीत करने की भूमिका निभानी है, राइट। अब यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो नोटबुक और पेन। जनरली अगर हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो उस टाइम विशेष रूप से याद रखते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है कि जो मुझे पता नहीं है या कोई ऐसे विषय के बारे में बोलना है जो कल के लिए मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो जनरली हम क्या करते हैं, पेन कॉपी लेके बैठते हैं। पेन कॉपी लेके क्यों बैठते हैं? ताकि हमें पता हो कि जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो हम उसको किस तरह से लिखें, राइट। उसके बाद में उसकी जो प्रोसेस रहेगी, उसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो कैसी रहेगी उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्रत्येक समूह में 3-3 छात्रों को लेकर समूह बनाना है। मतलब कि कक्षा में 3-3 स्टूडेंट को लेकर हमें
समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है। उसके बाद अपने शिक्षक द्वारा दिए गए दृश्य के आधार पर फोन पर बातचीत करनी है। उचित वाक्यों का उपयोग करें। आपके लिए कोई एक दृश्य दे दिया जाता है यहाँ पर कि मान के चलो ये पोस्टर है जिसमें आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, आसपास नदियाँ दिख रही हैं, घर दिख रहा है, इस तरह का कोई भी एक आपको पोस्टर दे दिया गया, राइट। अब उसमें बोला गया आपको जो रोल प्ले करना है वहाँ पर वो ये है कि उस जो पिक्चर्स आपको दी गई है उस पिक्चर्स में दो व्यक्तियों को, दो स्टूडेंट्स को बात करना है आपस में। तो उनको क्या बात करनी है कि उनको समझना है कि उस पिक्चर्स में क्या क्या दिख रहा है। अगर कोई एक स्टूडेंट्स बोल रहा है कि वहाँ पे नदियाँ हैं, कुछ पानी दिख रहा है, एक कह रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरा भरा भी दिख रहा है, हो सकता है वहीं पर कुछ एक ऐसा प्लेस भी दिख रहा है किसी को कि कहीं पे सूखा है जहाँ पर पानी नहीं है। तो मतलब कि ये एक प्रकार का ये मैसेज ही दे रहा है। ये हो सकता है पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे समूह में चर्चा करते हैं, समूह में हम छोटे छोटे रोल प्ले करवाते हैं, तो उन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद हम लोग एक और एक्सरसाइज की बात करते हैं कि सार्वजनिक रूप से बोलना, मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग। हम लोग जनरली देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर उस फॉर्म में नहीं बात कर पाते हैं जो कि वो अकेले में बात कर लेते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम लोग क्लास में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, राइट, लेकिन जब हम उनको फ़ोन पकड़ा देंगे या हम उनको माइक दे देंगे कि अब आपको इस जगह पर परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो बोलना तो स्टार्ट करेंगे, वो बट फंबल करेंगे। मतलब कि हो सकता है उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से वाइब्रेट होने लगे, उनको समझ ही नहीं आए कि मतलब उनको क्या बोलना है, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके। उसके बाद में हम लोग जो कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से बोलना, मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग, इसमें भी हमें नोटबुक की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि हम जहाँ पर भी बोल रहे हैं, जिस विषय के बारे में बोल रहे हैं, जो विषय के अंदर जो टॉपिक हमें कवर करने हैं, तो उन सभी को हम लोग नोट डाउन कर लें, मतलब कि लिख लें, ताकि क्रमबद्ध हम उसको सेट कर सकें कि पहले हमें परिचय देना है, परिचय के बाद हमें इसके बारे में बताना, इसके बाद लाभ बताना, उसके बाद उसकी हानियां बतानी है, उसके बाद उसको कंक्लूड करना है। मतलब कि पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी की पूरी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग में हमें किस विषय में बात करनी है, क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो बहुत ही संक्षिप्त में बोलने के लिए एक विषय चुने। आज की अगर तारीख बात करें तो आज सबसे बड़ा विषय है जो हमारे लिए पब्लिक स्पीकिंग पे, वो है कोविड-19, राइट। कोविड-19 एक ऐसा विषय बन गया है अभी के लिए हमारे लिए कि हर व्यक्ति उससे अवेयर है और हर व्यक्ति उसके बारे में जानना भी चाहता है और हर व्यक्ति उसको जान चुका है कि एक्चुअल में कोविड-19 क्या है, राइट। तो विषय अगर आपने ले लिया कि कोविड-19, विषय पर अपने विचार पैराग्राफ में लिखें। अब आपको लिखना है कि कोविड-19 क्या है। अगर आपको ज़्यादा नहीं लिखना, आपको संक्षिप्त में लिखना है, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या रखना है कि कोविड-19 एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो छूने से होता है। छूने से मतलब कि अगर आपको सर्दी जुकाम है तो वो वायरस फैल सकता है। संक्रमित एरिया में आप बैठोगे, संक्रमित किसी व्यक्ति से मिलोगे तो भी वो वायरस फैल सकता है, राइट। तो इन विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छात्र, स्वयंसेवक और कक्षा के सामने भाषण दें। आपको जब पब्लिक स्पीकिंग पे जाना है, पब्लिक प्लेस पे किसी चीज़ के बारे में भाषण देना है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अकेले से। आप अकेले स्पीच दें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट अभी आ गया है, आप चाहें तो अपनी कक्षा में स्पीच दें अपने सभी सहपाठियों के सामने। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है, आप चाहें अपने परिवार में भाषण दें। उसके बाद आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो उस स्पीच को देने के लिए, राइट, तो फिर आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार हो पूरी तरह से। तो इस प्रकार के अभ्यास आपको क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए, राइट। उसके बाद में आगे की कुछ गतिविधि है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, हम उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कि जैसे एक आपका प्रश्न है कि मौखिक संचार का सही उदाहरण चुने, राइट। अब मौखिक संचार की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है एक रिपोर्ट, दूसरा समाचार पत्र, तीसरा आमने सामने बातचीत करना और चौथा टिप्पणियाँ करना।
टिप्पणियां तो हम अकेले में भी कर सकते हैं किसी के बारे में। टिप्पणियां मतलब किसी के बारे में बोलना, ठीक है। रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो रिपोर्ट जरूरी नहीं है कि हम आमने सामने बैठ के बना रहे हैं, हो सकता है हम किसी को सामने वो रिपोर्ट दे रहे हों, राइट। उसके बाद में तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आएगा कि मौखिक संचार का जो एक सही स्वरूप है, सही उदाहरण है, वो है आमने सामने बातचीत करना। इसमें हम लोग आमने सामने बातचीत कर रहे हैं मतलब कि क्या, हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारी आमने सामने बातचीत मतलब कि आपका जो है वो मौखिक संचार का एक उदाहरण हो गया, राइट। उसके बाद में हम देख सकते हैं आपका दूसरा एक और क्वेश्चन है कि जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं तो किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं तो हमें किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं सीधे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए, सटीक शब्दों का उपयोग करनी चाहिए और नियत शब्दों का उपयोग करना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिमिलर लग रही होंगी कि मौखिक संचार की बात हो रही है। अब मौखिक संचार की जब बात हो रही है, सीधे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए, सटीक शब्दों का उपयोग करना चाहिए और नियत शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आपका जो है वो आ जाएगा सटीक शब्दों का उपयोग करना चाहिए और सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि हमें सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि हम ईमेल क्यों भेजते हैं, राइट। सबसे पहले लिखा हुआ सूचनाओं को, संचार सूचनाओं के लिए, दूसरा है दस्तावेज और फाइलों को साझा करने के लिए और तीसरा एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। अब आपका जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है का और खा दोनों। तो हम लोग जो ईमेल की बात कर रहे हैं, हमने पीछे अभी पढ़ा हुआ था कि ईमेल हम लोग क्यों भेजते हैं। संचार सूचनाओं के लिए, बिल्कुल सही है। दस्तावेज और फाइलों को साझा करने के लिए, तो ये भी सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो का और खा दोनों हो जाएंगे, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका एक विषय संबंधी प्रश्न है इसमें कि प्रत्येक के उदाहरण के साथ विभिन्न प्रकार के मौखिक संचार लिखिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दे दिए, 5 जो है आपको विषय दे दिए। आपको विषय जो दिए हैं वो है आपकी पाठशाला, दूसरा विषय हो गया आपका पर्यावरण, तीसरा होगा आपका प्रदेश, चौथा हो गया कोविड-19 और हम लोग 5th ले लेते हैं हमारे संचार के माध्यम, ठीक है। ये आपके 5 विषय हो गए। तो अब आपका जो होमवर्क रहेगा एक प्रकार से आपको क्या इस पे क्या करना है, एक उदाहरण के साथ साथ में इन चीज़ों को समझाना है। इसके विषय में एक प्रकार का निबंध लिखना है, विषय संबंधी निबंध लिखना है, राइट। वो निबंध आपका संक्षिप्त में भी हो सकता है और विस्तार पूर्वक भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लिख रहे हैं, राइट। उसके बाद में अब हम एक और चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा संचार कौशल के बारे में कि संचार कौशल का परिचय क्या है, संचार कौशल की आवश्यकता क्यों है, महत्व क्यों है। उसके बाद हम लोग संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाने। हमने गैर मौखिक संचार के बारे में जाना, मौखिक संचार के लाभ क्या है उसके बारे में जाना, मौखिक संचार के नुकसान क्या है उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा कि सार्वजनिक रूप से बोलने वाले 3P, ओके, उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी जानकारी ली। अब आखिरी में हम लोग देखते हैं कि इस सत्र को पूरा करने के बाद हमने क्या क्या सीखा। आपका प्रश्न पहला बनता है संचार की मौखिक विधि की व्याख्या कीजिए। हमने देखा था कि संचार की मौखिक विधि क्या थी। एक हमने देखा था मौखिक विधि बातचीत करके, दूसरी थी हमारी जो बातचीत करने के बाद दूसरी जो विधि थी वो थी मौखिक संचार के बाद में हमने जो दूसरी विधि के बारे में जाना था वो था हमारा लिखित संचार। उसके बाद में हमारा प्रश्न दूसरा है कि मौखिक संचार के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए। तो ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करके रखा है। उसके बाद संचार के 7 C's की सूची बनाना चाहिए, ओके। अब हमने जनरली देखा था कि संचार के जो 7 C's हैं वो कौन कौन से थे, इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी जानकारी ली, राइट। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संचार के जो 7 C's हमने क्या क्या पढ़े थे। थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूं कि संचार के जो 7 C's थे वो आपका पहला था स्पष्ट, राइट, दूसरा था संक्षिप्त,
तीसरा था यथार्थपूर्ण, चौथा था ठीक, पांचवा आपका सुसंगत, और छठवा जो आपका था वो था पूर्ण, और 7 जो आपका था वो शिष्ट। ये 7 C's के बारे में भी आपने जानकारी ली ऑलरेडी, राइट। तो आपको इसके बारे में भी लिखना है कि आखिर 7 C's क्या है, 7 C's का महत्व क्या है, 7 C's बोलने का क्यों बोले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका कारण होगा, राइट। तो ये चीज़ हमने जानी। अब हम अगले सत्र में पढ़ेंगे कि गैर मौखिक संचार क्या होता है, गैर मौखिक संचार के प्रकार और गैर मौखिक संचार का महत्व। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर संपर्क करें।